Hello my dear friends, this is Avinash from the Winterness Smart School. Today's topic is crop season. ठीक है, क्लास का हमारा टॉपिक है क्रॉप सीजन. ठीक है, तो जनरली इंडिया में दो टाइप के क्रॉप उगाए जाते हैं. ठीक है, पहला होता है हमारा खरीफ और दूसरा होता है हमारा रबी क्रॉप्स. ठीक है, खरीफ क्रॉप, ठीक है, और दूसरा होता है रबी क्रॉप्स. जनरली दो टाइप के हमारे दो सीजन में हमारे क्रॉप उगाए जाते हैं इंडिया में. पहला होता है खरीफ और दूसरा होता है रबी. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप सितंबर से अक्टूबर के महीने में तो उसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट होता है. ठीक है, तो ये होता है सितंबर से. खरीफ क्रॉप जो होता है सितंबर से अक्टूबर इस महीने में ये होता है, इसको हार्वेस्ट करते हैं. तो देखते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होता है इन इंडिया. देयर आर बेसिकली टू मेन सीजंस फॉर कल्टीवेटिंग क्रॉप्स. मैंने बताया कि खरीफ होता है और दूसरा होता है रबी. क्रॉप्स सच एज राइस, सुगरकेन, माइस, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा सोन इन द बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, दैट इज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई. तो ये जो खरीफ क्रॉप होता है, इसका जो क्रॉप्स हम खरीफ सीजन में हम उसको उगाते हैं, तो ये जून या फिर जुलाई के महीने में इसको बोए जाते हैं. उसके बाद ठीक है, सिंस द क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स होता है और ये खरीफ सीजन के अंदर जो हम पेड़ उगाते हैं, जो क्रॉप्स हम करते हैं, उसके लिए बहुत ही पानी की जरूरत होती है. ठीक है, तो इस महीने में ठीक है जून से जुलाई तक इस मानसून टाइम होता है, तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो इसीलिए हम पानी की जो जरूरत होती है वो पूरी कर सकता है. तो इसके बाद सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो क्रॉप लाइक व्हीट, बार्ली, पोटैटो, मस्टर्ड, ठीक है, ये सब क्या होता है, इस सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च. ठीक है, इसका हार्वेस्ट करते हैं हम मार्च में और उसको हम उसका जो बीज होता है उस बीज को बोया जाता है अक्टूबर के महीने में और हार्वेस्ट होता है मार्च के महीने में. ठीक है, दे आर कॉल्ड, इसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं. राइट, दीज आर द क्रॉप्स सिंस दे आर हार्वेस्टिंग द मंथ ऑफ स्प्रिंग. और ये रबी क्रॉप होता है जो ये स्प्रिंग के महीने में, ठीक है, स्प्रिंग जो सीजन है, स्प्रिंग सीजन में ये हार्वेस्टेड हो जाता है. ठीक है, इसको उसके बाद आता है देयर इज अ थर्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स लाइक समर क्रॉप्स. दिस इंक्लूड्स राइस, माइस, पल्सेस, पोटैटो, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. These are grown in place where water supply is adequate and soil fertility is good. Seasons these are crops extended from March to June. ठीक है, तो और कुछ क्रॉप्स हैं. ये तो मेन सीजन हो गया, खरीफ क्रॉप्स होता है और दूसरा रबी क्रॉप्स होता है. इंडिया में जनरली ये दो ही सीजन में ही हमारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं. और दूसरा एक होता है जहाँ पर अगर वाटर सप्लाई ठीक है, इरिगेशन ठीक होता है, वहां पर समर सीजन में भी हम क्या करते हैं, धान उगाए जाता है. ठीक है, राइस या फिर माइस, पल्सेस, ये सब उगाए जाते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉप सीजन. राइट, समझ में आ गया. खरीफ क्रॉप या रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में हार्वेस्ट होता है और जो रबी क्रॉप होता है वो मार्च के महीने में हार्वेस्ट किया जाता है. ठीक है, क्रॉप्स एज फूड क्या होता है देखते हैं. क्रॉप्स एज फूड. राइट, तो ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट. तो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इन सराउंडिंग में, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाने की जरूरत होती है. और ये खाने की जो जरूरत है वो खाने की जरूरत को क्या पूरी करता है, प्लांट ही पूरी करता है. राइट, तो हम ज्यादातर जो खाना खाते हैं उसमें प्लांट प्रोडक्ट ही ज्यादातर होता है. ठीक है, जो एनिमल प्रोडक्ट होता है बहुत ही कम हम खाते हैं. ठीक है, तो फिश या फिर एग, मिल्क, ये सब हम बहुत ही कम खाते हैं. लेकिन जो प्लांट प्रोडक्ट है, राइस, दाल या फिर जितने भी प्लांट प्रोडक्ट है हम उसको ज्यादातर ही खाते हैं. ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर. ठीक है, that is the reason why so much care is taken to grow crops and ensure adequate yield to feed the citizens. ठीक है, तो इसीलिए हमको इसके बारे में जानना है. तो क्यों हम क्रॉप के बारे में हम जानेंगे कि इसके क्या क्रॉप के बारे में, हम क्रॉप क्या है, क्रॉप सीजन क्या है, इसके बारे में हम जानने की क्या जरूरत होती है. इसीलिए हम इसको जानेंगे कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग में, सभी को खाने की जरूरत होती है. और जो खाना हमको चाहिए वो खाना क्रॉप से ही मिल रहा है. ठीक है, वो सभी खाना प्लांट से ही मिलता है. ठीक है, इसीलिए हमको ये प्लांट के बारे में जानना है. इसलिए इनको जो क्रॉप होता है इनका इतना केयर लिया जाता है. ठीक है, प्लांट्स कंटेन सर्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो प्लांट में बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं
जो हमको ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए हमको एनर्जी देता है, ठीक है, हमारे ग्रोथ के लिए जो मिलता है सभी प्रकार न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाता है प्लांट प्रोडक्ट में, राइट। तो इसीलिए हमको क्रॉप के बारे में बहुत ही जानना है। व्हेन प्लांट dies or decay, they get decomposed naturally by the action of microorganisms. These nutrients present in the remains of plants returns to the nutrient pool in the other words, when organism dies, its body decomposes and all nutrients available in its body return to the environment, right? तो जो nutrients हमको प्लांट से मिला, अगर हम वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में चला गया, अगर हम जब मर जाएंगे, अगर एक ऑर्गेनिज्म मर गया तो क्या होगा, वो जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो क्या होगा, फिर मिट्टी में चला जाएगा, ठीक है। तो प्लांट्स कहां से आता है, न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से आता है, प्लांट में चला जाएगा, प्लांट में आ गया तो प्लांट को हमने खा लिया, तो हमने हमारे अंदर ये न्यूट्रिएंट चला आया, फिर हम जब मर जाएगा तो डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से क्या होगा, हमारे बॉडी जब डिकम्पोज हो जाएगा फिर न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में चला जाएगा, फिर चलाएगा, फिर पेड़ उस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेगा, फिर पेड़ में वो न्यूट्रिएंट्स चलाएगा, फिर हमने खाएंगे, ये एक साइकिल की तरह से चलता है, ठीक है। These are reproduced in the natural environment and again absorbed by and used by other living organisms. This natural recycling takes place in nature between non-living environment and living organism endlessly across millennia. These cycles are called biochemical cycle. तो इसे हम बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। क्या है साइकिल क्या है, जो पहला होता है जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में होता है, वो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, जो प्लांट होता है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, उसके रूट के माध्यम से वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है पेड़ में चला गया, उसके बाद वो पेड़ को या फिर प्लांट प्रोडक्ट को जब हमने खाया तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर चला गया, उसके बाद हम जब एक ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है, वो उसका बॉडी जो होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, डिकम्पोज होने के बाद उस न्यूट्रिएंट्स फिर मिट्टी में चला जाएगा, फिर पेड़ ऑब्जर्व करेगा, फिर हम खाएंगे, फिर वो मिट्टी में चला जाएगा। इस तरह साइक्लिंग होता है, इसे हम बायोकेमिकल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल साइकिल क्या है समझ में आ गया। बायोकेमिकल साइकिल के अंदर हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो इन द एटमॉस्फेयर इज 70-80% नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 70-80%। सो इट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, 70-80% मतलब 100 में 70-80% नाइट्रोजन है, 100 में से 78 नाइट्रोजन है, तो बहुत ज्यादा है। बट बिफोर दिस नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट हैज टू फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म नाइट्रेट्स, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, पहले ये नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रेट्स एक सॉल्युबल फॉर्म नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जो पेड़ है तो इसको क्या कैसे सॉल्युबल फॉर्म में आता है, as you have studied earlier, the conversion of atmospheric nitrogen to soluble nitrogen compounds is known as nitrogen fixation। तो इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करेगा और किस तरह कन्वर्ट होता है, और जो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये कौन इसे करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये कुछ नेचुरल तरीके से होता है, ठीक है। तो जो पेड़ होता है वो पेड़ डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसे पहले नाइट्रोजन मिट्टी में फिक्स होकर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही प्लांट उसको यूज करेगा और सॉल्युबल फॉर्म नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नाइट्रोजन एंटर्स द प्लांट्स बॉडी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। एज वी नो plants are eaten by animals, thus the plant proteins get converted into animal protein. The proteins of plants and animals are broken down from the nitrogen compounds such as urea, uric acid and ammonia acid. When the plants and animals die, the protein present in the body is converted into ammonia by the action of bacteria and process as ammonification, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो हमने जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो कुछ नेचुरल प्रोसेस के माध्यम लाइक बिजली या फिर लाइटनिंग, ठीक है, इस माध्यम से आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं राइबोसोम टाइप का, वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करके मिट्टी में डाल देते हैं, ठीक है। तो मिट्टी से क्या होता है, जो पेड़ होता है वो पेड़ वो नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो उसको लेकर वो प्रोटीन के रूप में उसमें रख देता है, प्लांट प्रोटीन के रूप में उसमें रह जाता है। जब हम एक प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे, ठीक है, अगर प्लांट या फिर उसका प्रोडक्ट खाएंगे तो ये प्लांट प्रोटीन हमारे बॉडी में चला जाएगा और ये एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब कुछ प्लांट या फिर एनिमल मर जाएंगे तो क्या होगा, द प्रोटीन प्रेजेंट इन देयर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो प्रोटीन हमारे बॉडी में जो एनिमल प्रोटीन के रूप में ये नाइट्रोजन रह गया होगा वो क्या होगा,
कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा बाय सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। तो प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, हम जब मर जाएगा हमारे बॉडी को डिकम्पोज करके उसमें जो प्रोटीन रहेगा, नाइट्रोजन जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे, उसे हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। अमोनिया इज देन सेल्स इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया फिर क्या होगा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होगा, किसके माध्यम से, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब राइबोसोम के माध्यम से ही, राइजोबियम के माध्यम से ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। फाइनली द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द decaying remains get converted into free nitrogen and returns to the atmosphere। फिर क्या होगा, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये नाइट्रोजन होकर फिर एटमॉस्फेयर को चला जाएगा। नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द decaying remains get converted into free nitrogen, फिर क्या होगा, नाइट्रेट्स फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रेट्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट हो गया। पहले नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में था, वो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से मिट्टी में आया, मिट्टी से उसको जो प्लांट होता है, प्लांट ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, उसे एनिमल प्रोटीन के माध्यम से उसके बॉडी में स्टोर हो गया, उसे हम जब प्लांट प्रोटीन के माध्यम से उसके बॉडी में स्टोर हो गया, जब उसको एनिमल खाएंगे तो एनिमल प्रोटीन के माध्यम से एनिमल के बॉडी में चला जाएगा, जब एनिमल मर जाएंगे तो क्या होगा, सर्टेन बैक्टीरिया क्या करेंगे, उस नाइट्रोजन प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद राइजोबियम क्या करेगा, उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा और फिर नाइट्रेट्स फिर एटमॉस्फेयर को नाइट्रोजन गैस मतलब फ्री नाइट्रोजन के माध्यम से फिर एटमॉस्फेयर को चला जाएगा, इसे हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फूड फ्रॉम एनिमल, तो क्या क्या खाना हमको एनिमल से मिलता है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। प्लांट्स जिस तरह हम प्लांट से कुछ खाना मिलता है हमको, जिस तरह कुछ फूड हमको प्लांट से मिलता है, उसी प्रकार से हम कुछ खाना, जो खाना हम खाते हैं उस खाना में कुछ खाना हमको एनिमल से भी मिल रहा है, ठीक है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो कुछ लोग हैं क्या करते हैं, वो एनिमल को बहुत ही ज्यादा उसको क्या करते हैं, लार्ज स्केल में उनको पालते हैं, ठीक है, उसे हम हस्बेंडरी को बोलते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट फ्यू एनिमल हस्बेंडरी। पहला होता है विलेज एनिमल्स। सम एनिमल्स दैट प्रोवाइड मिल्क आर कॉल्ड विलेज एनिमल्स, दैट इज काउ, बफेलो, गोट, शीप। इसे हम बहुत ही ज्यादातर उसको हम रखते हैं, क्या लेते हैं उनको, क्योंकि उनसे हमको मिल्क मिलता है। उसके बाद आता है पोल्ट्री बर्ड्स, जिससे हमको क्या मिलता है, फ्यू बर्ड्स लाइक चिकन, फाउल एंड डॉग्स प्रोवाइड एग्स एंड मीट व्हिच इज फुल ऑफ एनिमल प्रोटीन एंड विटामिन। दिस राइजिंग ऑफ सच बर्ड्स आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। तो कुछ बर्ड्स को हम हमारे घर में रखते हैं, इसके बाद लार्ज स्केल में उनको पालते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे हमको एग मिलता है एंड मीट भी मिलता है, इसे हम पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं। और फिशेस, तो फिशेस भी बहुत लार्ज स्केल में उनको रखा जाता है, ठीक है। फिशेस आर अनदर मेजर सोर्स ऑफ फूड इन आवर कंट्री, मेनली अमंग द पीपल residing in the coastal areas are long rivers. Fish is a rich source of animal protein. The breeding, hatching and raising of fish in controlled condition on a large scale is called pisciculture और फिश फार्मिंग, ठीक है। तो बहुत ही लार्ज स्केल में फिश रखा जाता है, क्योंकि वहां से फिश एक बहुत ही प्रोटीन का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है और इससे बहुत ही न्यूट्रिएंट्स हमको मिलता है, तो इसीलिए हम फिश को भी बहुत ही रखते हैं। उसके बाद आता है बी कीपिंग। तो बी भी बहुत ही, उनका जो हनी होता है, बी क्या करता है, हनी बी जो होता है, ठीक है, बी हनी प्रोड्यूस करता है। तो हनी भी बहुत ही प्रोटीन का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, तो इसीलिए हम हनी बी को भी डोमेस्टिकेशन करके उससे हम रखते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल में रखते हैं प्रोडक्शन फॉर हनी, इसे हम एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। जो हनी बी को रखने के लिए हम एपीकल्चर या फिर बी कीपिंग भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो क्या है फूड एनिमल्स को, क्या क्या फूड हमको एनिमल से मिल रहा है। पहला हो गया एग या फिर मीट, इसके लिए हम पार्ट्स को रख रहे हैं, फिश के लिए हम फिश को रख रहे हैं, ठीक है, और हनी के लिए हनी भी, राइट, मिल्क के लिए काव, बफेलो, इसे भी हम रख रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि इससे भी हमको खाना मिल रहा है, राइट।